विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर, आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम तृतीय वर्ष यानी बीकॉम थर्ड ईयर के अंतर्गत हमारे ईएफएम सब्जेक्ट के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत हम सहकारिता का अध्ययन कर रहे थे और आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों हम राज्य सहायता के विभिन्न स्वरूप पे चर्चा करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेट है, यानी सहकारिता को किस प्रकार राज्य यानी सरकार सहायता प्रदान करती है, किस उसके क्या प्रकार है उस सहायता के। पहला है विद्यार्थियों, इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कौन कौन से प्रकार से जो सरकार सहकारिता को सहायता प्रदान करती है। तो पहला यहाँ बिंदु है वैधानिक व्यवस्था। यानी लीगल प्रोविजंस। विद्यार्थियों, सहकारी आंदोलन के व्यवस्थित विकास के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इसे कानूनी रूप प्रदान करे और इसके लिए सरकारी कानून या इसके लिए सहकारी कानून बनाना आवश्यक है। सहकारी कानून बनने के बाद सहकारी समितियों की स्थापना वैधानिक व्यवस्था अनुसार हो सकेगी। विद्यार्थियों, अन्य देशों के अनुभव से भी हमें यही बात सीखने को मिली। विद्यार्थियों, सहकारी विधान का होना आवश्यक है सहकारिता के विकास के लिए। जैसे हमारे देश में सर्वप्रथम 1904 में सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के बनने के बाद देश के विभिन्न भागों में सहकारी समितियां गठित होने लगी। यह अधिनियम 1904 में बना था। सहकारी विधान, जो भी सहकारी कानून बने उसमें जो बनता है उसमें समितियों की कार्य क्या होंगे, समिति, वित्तीय व्यवस्था, पंजीयन अधिकार यानी पंजीयन किस प्रकार होगा, समितियों के अधिकार व दायित्व क्या होंगे, समापन किस प्रकार होगा, प्रबंधन किस प्रकार होगा, इस सब के बारे में विशिष्ट प्रावधान होते हैं जो सहकारी अधिनियम होता है। इससे किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं पनप पाती। सहकारी कानून का होना बहुत आवश्यक है और वो सरकार बनाती है। सहकारी कानून के अंतर्गत सहकारिता के सिद्धांतों व नियमों की व्यवस्था की जाती है। यदि कोई समिति इन नियमों व सिद्धांतों का पालन नहीं करती है तो उसे कानूनी मान्यता नहीं मिल पाती। ये आवश्यकता है, ये अहमियत है सहकारी विधान की, यानी सहकारिता का एक कानून होना चाहिए और वो कानून सरकार बनाती है। तो ये भी प्रकार का सरकारी सहायता का, राज्य सहायता का एक रूप हो गया। सहकारिता के विकास हेतु वैधानिक व्यवस्था, सहकारिता के विकास के लिए सरकार सहकारी कानून बनाती है। इस प्रकार से हमने देखा कि पहला जो रूप हो गया सरकारी सहायता का वो है वैधानिक व्यवस्था। दूसरा है अन्य अधिनियमों से संरक्षण। Protection against other acts.
विद्यार्थियों, सरकार अन्य अधिनियमों से सहकारिता को संरक्षण प्रदान कर सकती है और करती है। सरकार चाहे तो सहकारी समितियों को अपने अपने ये जो अधिनियम होते हैं वो भी सरकार बनाती है। तो इन अधिनियमों से, कई अधिनियमों से यदि आवश्यक हो तो सरकार अन्य अधिनियमों से सहकारिता को संरक्षण प्रदान कर सकती है। तो ये भी एक सरकारी सहायता का स्वरूप हो गया। तीसरा है समितियों की स्थापना। सहकारिता के विकास के लिए सरकार कई समितियों की स्थापना करती है। यानी फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज। Formation of committees. इस प्रकार विद्यार्थियों समितियों की स्थापना। पहला बिंदु है वैधानिक व्यवस्था, दूसरा अन्य अधिनियमों से संरक्षण, तीसरा समितियों की स्थापना। तो फॉर्मेशन ऑफ कमिटी। विद्यार्थियों, सहकारी आंदोलन के विकास में आने वाली अड़चनों का अध्ययन कर उन्हें दूर करने के संबंध में सुझाव देने के लिए सरकार विभिन्न समितियों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की स्थापना करती है। इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर, इन समितियों की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने सहकारी व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन भी किए। हमारे देश में सरकार ने समय पर अनेक अध्ययन दल व समितियां स्थापित की, जैसे 1915 में मैक्लागन समिति, 1946 में सहकारी योजना समिति, 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, 1964 में मिर्धा समिति और अनेक अध्ययन दलों की सरकार नियुक्ति करी। इन समितियों के सुझावों को मद्देनजर रखते हुए सरकार सहकारी विकास के लिए अनेक कदम सरकार ने इन सिफारिशों के आधार पर उठाए। विद्यार्थियों, इस प्रकार तीसरा जो रूप हो गया सरकारी सहायता का वो हो गया समितियों की स्थापना। अब हम चौथे रूप के बारे में बात करेंगे। चौथा प्रकार क्या है सरकारी सहायता का? चौथा है वित्तीय सहायता, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस। विद्यार्थियों, राज्य सरकारें सहकारी विभागों के संचालन व्यय की पूर्ति के लिए अथवा के अलावा यानी राज्य सरकारें सहकारी विभागों के संचालन व्यय की पूर्ति के अलावा समितियों को ऋण, अनुदान, अंश पूंजी में हिस्सा लेना, गारंटी देना, अनेक रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी राज्य सरकारें सहकारी विभागों के संचालन व्यय की पूर्ति के अलावा ऋण, अनुदान, अंश पूंजी में हिस्सा लेना, गारंटी देना आदि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सहकारी आंदोलन आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों का आंदोलन है। उनके स्वयं के साधन बहुत कम है, बहुत अल्प है, अतः सरकारी सहायता अनिवार्य है। अब हम देखेंगे कि राज्य सरकारें सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता किस रूपों में प्रदान करती है। तो पहला है राज्य की साझेदारी। इसमें पहला बिंदु है राज्य की साझेदारी।
यानी गवर्नमेंट पार्टनरशिप। विद्यार्थी, ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने देश में बड़े आकार की साख समितियों की स्थापना का सुझाव देते हुए कहा था कि सरकार को समितियों में अंश पूंजी में भाग लेना चाहिए। समितियों की अंश पूंजी में सरकार को भाग लेना चाहिए। मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य की हिस्सेदारी के सिद्धांत का विस्तार किया गया तथा शीर्ष बैंक व केंद्रीय सहकारी बैंकों हिस्सेदारी को स्वीकार किया। समितियों के अंश पूंजी में सरकारी योगदान बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों, सहकारी समितियों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्यों को सहकारी समितियों की अंश पूंजी में राज्य सरकारें हिस्सेदारी करें, लेकिन यह सहायता स्थायी नहीं होनी चाहिए तथा समितियों को धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करना चाहिए। राज्य सहायता भी धीरे धीरे समाप्त कर देनी चाहिए। मेहता समिति का सुझाव था कि समिति के अनुकूलतम स्तर पर पहुंचने के बाद राज्य हिस्सेदारी की निवृत्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। दूसरी सहायता का जो स्वरूप है वो है समितियों को ऋण प्रदान करना। यानी लोन टू सोसाइटीज। लोन टू सोसाइटीज। विद्यार्थियों, सहकारी समितियां राज्य सरकारों से ऋण प्राप्त करने की आशा रखती हैं। इन समितियों को ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाएं एवं अपनी सहकारी संस्थाओं से, सहकारी साख समितियों से ही ऋण प्राप्त करनी चाहिए। यानी इन समितियों को ऋण प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं और अपनी सहकारी साख समितियों से ही ऋण प्राप्त करने चाहिए, परंतु कुछ मामलों में वित्तीय संस्थाएं ऋण प्रदान करने में असमर्थ रहती है, अतः सरकार ही इन्हें ऋण प्रदान करती है। जैसे विपणन समिति को, विपणन सहकारी समिति को गोदामों के निर्माण के लिए ऋण देना, राज्य सरकारों को ऋण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से सहायता लेनी पड़ती है। लेकिन सरकार द्वारा ऋण उन्हीं कार्यों के लिए दिया जाना चाहिए, जिनके लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण न मिलता और ऋण इनको निम्न ब्याज दर पर उपलब्ध करवाना चाहिए। तीसरा बिंदु यहां पे आएगा। अभी हम वित्तीय सहायता के स्वरूपों पर चर्चा कर रहे हैं, तो तीसरा बिंदु आएगा यहां पे सरकार द्वारा गारंटी। तीसरा बिंदु आएगा सरकारी अनुदान व सहायता। सरकारी अनुदान व सहायता। यानी ग्रांट एंड एड बाय गवर्नमेंट।
ग्रांट एंड एड बाय गवर्नमेंट। सरकारी अनुदान व सहायता। तो विद्यार्थियों, सरकार को सहकारी समितियों को अनुदान व सहायता सरकार इनको प्रदान करती है। आरंभ में जब समितियां स्थापित होती हैं तो इनका व्यवसाय सीमित होने के कारण आय बहुत कम होती है, जबकि संचालन व्यय अधिक होते हैं। अतः ऐसे व्ययों की पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे सकती है। यदि ऐसी अवस्था में सरकार सहायता प्रदान नहीं करेगी तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अतः सरकार को इनकी तब तक सहायता करनी चाहिए जब तक ये आत्मनिर्भर न हो जाए और सुदृढ़ आर्थिक इकाई के रूप में कार्य न करने लगे, तो सरकार को सरकारी अनुदान व सहायता उपलब्ध करवाती है। चौथा बिंदु है यहाँ पे सरकार द्वारा गारंटी। अब देखिए कितने स्वरूप हो गए सरकारी सहायता के। सरकार द्वारा गारंटी, यानी गारंटी बाय गवर्नमेंट। विद्यार्थियों, जब सरकारी सहायता की, यह सरकारी सहायता की, यह भी सरकारी सहायता का प्रकार है। यानी यदि सहकारी, इसके अंतर्गत सरकार सहकारी समितियों द्वारा जारी किए गए ऋणों के मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान की गारंटी करती। यदि सहकारी समितियां ब्याज व ऋण चुकाने में असमर्थ रहती हैं तो सरकार स्वयं ऐसे ऋण व ब्याज चुकाने का वायदा करती है। इस प्रकार की गारंटी देने से इन समितियों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो जाती है। इस प्रकार से चौथी स्वरूप ये हो गया कि सरकार द्वारा गारंटी। पांचवा जो वित्तीय सहायता का स्वरूप है सरकार द्वारा, वो है यहां पे जोखिम कोष में योगदान, यानी रिस्क फंड। जोखिम कोष में योगदान, जोखिम कोष में योगदान। Contribution in risk fund. कंट्रीब्यूशन इन रिस्क फंड, तो हमारे देश में आर्थिक नियोजन विद्यार्थी जोखिम कोष में योगदान। हमारे देश में आर्थिक नियोजन तभी सफल हो सकता है जब आर्थिक समानता व न्याय के उद्देश्यों पर बल दिया जाए और इसकी पूर्ति के लिए समाज के निर्बल व पिछड़े वर्ग के उत्थान के प्रयास करने चाहिए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं और ऐसे निम्न वर्ग के लोगों को ऋण प्रदान किए जाते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार इनके डूबने का भी पूरी संभावना रहती है। अतः इनकी पूर्ति के लिए डूबते ऋण कोष बनाए जाते हैं। इसके लिए सरकार धन प्रदान करती है। इस योजना के संचालन से ही इस वर्ग को पहले से अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध होने लगे। अब जो गरीब व निर्धन वर्ग था, जिसको ऋण की आवश्यकता थी लेकिन उसे ऋण नहीं मिल पाते थे, उसको भी सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण मिल जाते हैं, लेकिन इनके डूबने की भी संभावना रहती है। तो इसके लिए डूबते ऋण कोष बनाए जाते हैं और सरकार इसके लिए कोषों के लिए सरकार धन प्रदान करती है।
तो ये भी सरकारी सहायता की, सरकार की वित्तीय सहायता का ये पांचवा स्वरूप हो गया। और छठा स्वरूप है वित्तीय सहायता का, वो है कर संबंधी रियायतें। कर संबंधी रियायतें यानी टैक्स में कंसेशन, टैक्स में रिबेट, कर संबंधी रियायत। यानी रिबेट इन टैक्सेस। रिबेट इन टैक्स। तो विद्यार्थियों, केंद्रीय एवं राज्य सरकारें सहकारी समितियों को आयकर व उत्पादन कर में छूट देती। केंद्रीय व राज्य सरकारें सहकारी समितियों को कई करों में छूट प्रदान करती है। सरकार इन्हें रजिस्ट्रेशन फीस तथा स्टाम्प ड्यूटी में भी कई प्रकार से छूटें प्रदान करती है। ये रियायतें सभी राज्यों में अलग अलग सीमा तक प्रदान की जाती है और ऐसी छूट देने का उद्देश्य सहकारिता का अधिक विकास करना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने देखा कि सरकार की वित्तीय सहायता के क्या रूप हो गए। पहला 6 रूप हो गए। राज्य की भागीदारी, दूसरा समितियों को ऋण देना, तीसरा सरकारी अनुदान व सहायता, चौथा सरकार द्वारा गारंटी देना, पांचवा जोखिम कोषों में योगदान देना, छठा कर संबंधी रियायतें देना। तो इस प्रकार राज्य सहायता के विभिन्न रूप हम पढ़ रहे थे। और पहला था बिंदु था वैधानिक व्यवस्था, दूसरा अन्य अधिनियमों से संरक्षण, तीसरा था वित्तीय सहायता। और वित्तीय सहायता के ये 6 स्वरूप हैं। कौन कौन से? राज्य की भागीदारी, समितियों को ऋण देना, सरकारी अनुदान व सहायता, सरकार द्वारा गारंटी, जोखिम कोषों में योगदान देना और कर संबंधी रियायत। अब हम 5वें बिंदु के बारे में बात करेंगे। जो राज्य सहायता का 5वां रूप है वो है इस प्रकार से विद्यार्थियों, अब हम 5वें टाइप के बारे में बात करेंगे। वो है सहकारी विभाग की स्थापना एवं संचालन। तो विद्यार्थियों, सहकारी विभाग की स्थापना एवं संचालन। फॉर्मेशन एंड ऑपरेशन ऑफ कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो विद्यार्थियों, सहकारी व्यवस्था को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार द्वारा सहकारी विभाग की स्थापना की जाती है। राज्य सरकारों ने भी अपने राज्यों में सहकारी विभाग की स्थापना करी। सरकारी बजट में सहकारिता के लिए अलग से प्रावधान होता है। राज्य सरकारें द्वारा इनके लिए अलग से बजट, इसलिए हमने देखा कि सरकार सहकारी विभाग की स्थापना करती है और उसका संचालन करती है। सहकारी विभाग में सरकार बड़ी संख्या में स्टाफ रखती है और जो सहकारी समितियों को निःशुल्क सहायता प्रदान, जो स्टाफ रखती है, जिससे सहकारी आंदोलन को सहायता मिलती है। सहकारी विभाग में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है, जो समितियों के अंकेक्षण, परिवेक्षण व निरीक्षण की व्यवस्था करता है। छठा रूप है संचालन जो राज्य की सहायता का, वो है तकनीकी सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
तकनीकी सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। टेक्निकल असिस्टेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सरकार सहकारिता के विकास के लिए सहकारिता को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। इसके लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण आवश्यक है। राज्य सरकारें इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करती है। सरकार सहकारी समितियों को विशेषज्ञों की सहायता, तकनीकी सहायता, शिक्षा एवं प्रचार प्रसार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। सातवां, नैतिक समर्थन। यानी मॉरल सपोर्ट। सहकारी आंदोलन को सरकार द्वारा अनेक विधियों से नैतिक समर्थन प्रदान किया जाता है। सरकार ने इनकी अंश पूंजी में भाग लेकर इनके प्रति विश्वास को सुदृढ़ किया है। तो सातवां यह प्रकार हो गया नैतिक समर्थन। आठवां जो प्रकार है सरकारी सहायता का वो है सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं। सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो विद्यार्थियों, सरकार ने सहकारी विभागों की स्थापना समिति की सेवाओं के लिए ही की है। इन विभागों के अधिकारी सरकार सहकारी समितियों को सेवा प्रदान करते हैं, जबकि इनका पूरा व्यय सरकार उठाती है। यह विभाग समितियों के अंकेक्षण, निरीक्षण व पर्यवेक्षण की समुचित व्यवस्था करता है। नवा बिंदु है आर्थिक सुदृढ़ता। तो विद्यार्थियों, सरकार ने सहकारी आंदोलन को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने के लिए अनेक कदम उठाए। इस प्रकार सरकार इनको आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने देखा कि सरकारी सहायता की यानी सहकारी आंदोलन को सरकारी सहायता के क्या क्या रूप हो सकते हैं। तो पहला तो है कि सरकार वैधानिक व्यवस्था करती है, सहकारी कानून का निर्माण करती है। दूसरा, अन्य अधिनियमों से इन्हें संरक्षण प्रदान कर सकती है सरकार, यदि आवश्यक हो तो। सरकार विभिन्न समितियों की स्थापना करती है सहकारिता के विकास के लिए सुझाव देने के लिए। सरकार विशेषज्ञ समितियों की स्थापना करती है। चौथा, वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता के रूप क्या होगा? राज्य की साझेदारी यानी राज्य की भागीदारी अंश पूंजी में समितियों को ऋण देती है। सरकारी अनुदान व सहायता, सरकार द्वारा गारंटी लेना, जोखिम कोषों में योगदान देना, कर संबंधी रियायतें देना। तो ये वित्तीय सहायता के 6 स्वरूप हो गए। फिर हम बात करें तो पांचवा जो स्वरूप है राज्य सहायता का वो है सहकारी विभाग की स्थापना व उसका संचालन करना। छठा है तकनीकी सहायता, शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। सातवां, नैतिक समर्थन। आठवां, सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं। और नवा, आर्थिक सुदृढ़ता। सरकार इनको आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने देखा कि सहकारी आंदोलन को सरकार किस प्रकार से सहायता प्रदान करती है। आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।